नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का उत्तराखंड का दौरा। पिथौरागढ़ में सेना के जवानों से मिले नड्डा। वाइब्रेंट विलेज के तहत विभिन्न योजनाओं का किया निरीक्षण। आदि कैलाश के दर्शन भी किए। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए आज से शुरू हुई हेली सेवा की बुकिंग। आज से खुली IRCTC की वेबसाइट। 25 मई से 22 जून तक की यात्रा के लिए बुक कर सकते हैं टिकट। किसानों को मिलेगा अब सीधा लाभ। सीएम धामी ने ई-रूपी प्रणाली और 4 नई कृषि नीतियों का किया शुभारंभ। कहा पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। देहरादून हरिद्वार में 6 बांग्लादेशी गिरफ्तार। बिना वैध दस्तावेज के भारतीय सीमा में घुसे। मिलिट्री पुलिस और IB कर रही पूछताछ। नवोदय विद्यालय की लैब अटेंडेंट परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करते 17 अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार। 2 पालियों में आयोजित की गई थी परीक्षा। और उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक छाया बादल। अगले 2 दिन बदला रहेगा मौसम। मौसम विभाग की ओलावृष्टि की चेतावनी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लश्कर से आपको लश्कर से खबर है, जहां नशा तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। अवैध स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी नाजिम के पास से बरामद की गई स्मैक। आरोपी के पास से 10.33 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तो आरोपी के पास से 10.3 ग्राम स्मैक बरामद हुई। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार कर रही है कार्रवाई। नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। अवैध स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अब रुक करेंगे अगली रिपोर्ट का। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद हुई भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक का उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा पर गहरा असर पड़ा है। पिछले साल की चारधाम यात्रा के मुकाबले इस साल श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी देखने को मिल रही है। ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक होटल सूने पड़े हुए हैं। होटल मालिक श्रद्धालुओं व पर्यटकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। कारोबारियों ने सरकार से बिजली पानी के बिलों में राहत देने की मांग की है। वहीं विपक्ष ने चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, धर्मनगरी हरिद्वार को चारधाम यात्रा का द्वार कहा जाता है। हर साल देखने में आया है कि गर्मी के सीजन और चारधाम यात्रा के दौरान यहां मौजूद हजारों होटल और धर्मशाला यात्रियों से पैक रहते हैं। लेकिन इस बार नजारा थोड़ा अलग है। हरिद्वार के होटल सुनसान नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि हाल ही में बीते बुद्ध पूर्णिमा स्नान पर भी प्रशासन की उम्मीद के मुताबिक श्रद्धालु हरिद्वार नहीं पहुँचे। हरिद्वार के होटल कारोबारी इस स्थिति को भारत पाक के बीच तनाव के कारण लोगों में मन में बैठा डर बता रहे हैं। कुछ होटल कारोबारियों की माने तो इस सीजन में कारोबार पर 50% तक का फर्क पड़ गया है। होटल मालिकों का दावा है कि होटलों की ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल हो रही है। इसके बाद होटल कारोबारी सरकार से बिजली, पानी और सीवर के बिलों में राहत देने की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड में चारधाम यात्रा के फिजिकल रजिस्ट्रेशन के लिए 20 काउंटर लगाए गए हैं। यहाँ रोजाना चारधाम यात्री पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जिला पर्यटन अधिकारी के मुताबिक रोजाना औसतन 3000 यात्री रजिस्ट्रेशन कराकर यात्रा को रवाना हो रहे हैं। अधिकारी मान रहे हैं कि यात्रा का ये कैंसिलेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले यात्रियों का हो सकता है। चारधाम यात्रा और गर्मी के सीजन से हरिद्वार में होटल और टूर एंड ट्रैवल कारोबारियों को बड़ी आस रहती है। करीब 6 महीने चलने वाले सीजन में कारोबार भी जमकर होता है। ऐसे में यात्रा के सीजन में गुलजार रहने वाली धर्मनगरी शांत दिख रही है, जो स्थानीय कारोबारियों की चिंता बढ़ा रही है। हम यात्रा है, कहा जाता है कि हरिद्वार के लिए बैकबोन है और ये होटल कारोबारी के लिए या ट्रेवल्स कारोबारी के लिए पूरी इसी पे निर्भर रहता है। मई और जून पे ये देखिए पूरी खाली है, वैकेंट है। होटल सारे 50% हम लोगों का कैंसिलेशन हो चुका है। जितनी भी बुकिंग है 50% कैंसिलेशन है। आज हम लोग आराम से बैठे हुए, कोई काम नहीं हमारे पास। आप देखेंगे तो कहीं भी होटल ट्रेवल्स वाले सबके गाड़ी, कितने की ऑफिस बंद है ट्रेवल्स वाले का।
तो काम नहीं है। मैं तो सरकार से चाहता हूँ कि हम लोगों को बिजली बिल में, पानी बिल में, सीवर बिल में 50% की इसमें डिस्काउंट दिया जाए ताकि हम लोग आगे सर्वाइव कर पाएँ। जहाँ तक पर्यटन का विषय है, निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत बड़ा आघात पहुँचा है। खासतौर पर जो उत्तराखंड में ये जो समय है वो चारधाम यात्रा का होता है, और जैसे ही ये सूचना आई कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई है, तो जितने भी यात्री थे जिनकी बुकिंग थी इमीडिएटली सारी की सारी कैंसिल होनी शुरू हो गई। हालत ये हो गई है आज की तारीख में कि हरिद्वार के तमाम होटल खाली पड़े हैं। तमाम पर्यटन व्यवसायी जो है इस बात का जो है परेशान है कि किस प्रकार से आगे यात्रा चलेगी। हालांकि देखिए, जो पंजीकरण केंद्र जो हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, इसमें तो ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग जो हो रही है वो पर्याप्त मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं, और एवरेजन 2000-3000 आदमी हमारे यहाँ पर जो है पंजीकरण करवा ही रहे हैं। जो आपने कहा कि स्थानीय व्यापारियों का ये कहना है कि होटल खाली है, तो वो संभवतः हो सकता है ऑनलाइन के जो यात्री हैं उनका शायद इम्पैक्ट होगा कि वो उनके होटल कैंसिलेशन हो रहे हों, यही संभावना हो सकती है। यहाँ जो चारधाम यात्रा और मानसूनी सीजन के दौरान आपदा और आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए देहरादून में 108 आपातकालीन सेवा में कर्मचारियों को ट्रॉमा केयर प्रशिक्षण दिया गया है। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किया गया। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने एम्बुलेंस कर्मचारियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के गुर सिखाए। इस प्रशिक्षण शिविर में सभी जनपदों के EMT ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। परीक्षण में 108 आपातकालीन कर्मचारियों को विभिन्न दुर्घटना संबंधी चोटों और उनके प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान दुर्घटना के समय बरती जाने वाली सावधानियां और दुर्घटनाग्रस्त मरीज के सुरक्षित परिवहन के विषय में जानकारी प्रदान की गई। कैंप 108 आपातकालीन सेवा के महाप्रबंधक प्रोजेक्ट अनिल शर्मा ने बताया कि सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए संस्था समय समय पर अपने कर्मियों को प्रशिक्षित करते रहते हैं। वहीं राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में 25 जून तक मानसून पहुंचेगा। उनके मुताबिक 27 मई तक मानसून केरल में पहुंचेगा। इसके करीब 25 दिनों के बाद उत्तराखंड में 25 जून तक मानसून पहुंचेगा। इस बार मानसून सामान्य रहने की उम्मीद जताई है। बिल्कुल, मानसून देखिए जून से शुरुआत होती है। नॉर्मल डेट जैसे देखें केरल में 1 जून होती है, लेकिन अभी जो स्टेटमेंट दिया गया डिपार्टमेंट द्वारा बोला कि 27 मई तक जो है जो हमारा केरल है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो जो मॉडल एरर उसमें 4 डेज तक का है, लेकिन जो डेट एक दी गई हो 27 मई तक में बोला कि वहाँ पहुँचेगा। फिर वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में करीब 25 दिन जो है लगते हैं आपके, 24 से 25 दिन। तो हमारी जो नॉर्मल डेट है 25 के आसपास है। तो अगर एक नॉर्मल से मानसून चलता है तो यहाँ पे भी 2-1 दिन पहले पहुँच सकता है। अदरवाइज जो हमारी जैसे जो नॉर्मल डेट है तो वो 25 जून के आसपास है। जी, पूर्ण है। पहलगाम आतंकी हमला तो अपने आप में बहुत ही विभत्स और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उत्तराखंड असुरक्षित है। मेरा तो सभी जो यहाँ पर आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के लिए आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे कहना है कि उत्तराखंड बहुत ही शांति प्रिय प्रदेश है और चारधाम यात्रा पर बिल्कुल इसका पहलगाम आतंकी हमले का कोई भी असर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और चार धामों के अलावा भी हमारे जो धार्मिक संस्थान हैं, हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनमें जाएं। और इस वक्त तो भीषण गर्मी पड़ रही है बाकी के भारत के राज्यों में। ऐसे में उत्तराखंड की आबो हवा, यहाँ का मौसम बहुत सुंदर है और मैं सभी से विनम्र निवेदन करूंगी कि ये जो संख्या में गिरावट आई है उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार और शासन को भी मुस्तैद होना पड़ेगा और एक सुरक्षित, सुविधाजनक और सुगम यात्रा का संदेश देश के कोने कोने तक और विदेशों में पहुंचाना पड़ेगा। यहाँ पर यात्रा चल रही है तो ये पर्दाफाश सामने आ गया, सरकार का झूठ सामने आ गया और सरकार की इस यात्रा में चल रही कार्रवाइयों की खामियां सामने आ गए। हाँ, इसमें मैं जरूर मान सकता हूँ कि जो पहलगाम के बाद जो आर्मी सेना का जो पाकिस्तान पर जो एक स्ट्राइक चला था उस पर 2-3 दिन यह असर रहा, लेकिन मूलतः यात्रियों का आना जाना हम तो देख रहे हैं लगातार है। पर ये एक तरफ से व्यापार मंडल का सरकार को लूटने का एक इरादे हैं और मैक्सिमम जो बीजेपी के लोग हैं वो
व्यापारी हैं तो वो चाहेंगे कि किसी न किसी तरह सरकार से इसका कंपनसेशन लिया जाए। वैसे तो सरकार जब खुद बोल रही है कि यात्री बराबर आ रहे हैं तो किस बात का कंपनसेशन किसी को, ये तो कोई कंपनसेशन की बात नहीं है। हाँ, सरकार को चाहिए ग्राउंड में आए और जहां उत्तराखंड से में केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ से लेकर यात्राओं का एक बार पुनर्निरीक्षण करें और कहां पर क्या खामियां उनको दूर करें। नहीं देखिए, यात्रा पर मुझे लगता है कि कोई ऐसा खास असर पड़ा नहीं है, लेकिन हाँ बीच में जो हफ्ते भर तक जो ये कश्मोबहस चलती रही जिसमें हमारा पाकिस्तान के साथ ये द्वंद्व चलता रहा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ी सी भ्रम की स्थिति हमारे श्रद्धालुओं में थी। उसको ख़त्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है कि यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, सबको सुरक्षा प्रदान की जा रही है, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको देने का काम किया जा रहा है। और यात्रा चाहे वैष्णो देवी की हो और चाहे उत्तराखंड के अंदर 4 धाम की हो, बस दस्तूर हमारी यात्रा चल रही है। बस थोड़े से समय 1 हफ्ते के लिए इस यात्रा को थोड़ा हल्का फुल्का रोका गया था, बशर्ते कि ये पूरी यात्रा हमारी अच्छे तरीके से चलती रही। और उत्तराखंड के अंदर इस यात्रा को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने अपने पूरे इंतजाम किए हैं। चाहे मैं सुरक्षा की बात करूँ तो हमारे सैनिक बल तमाम लगे हैं, इसमें किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक के होटल सूने पड़े हुए हैं। होटल मालिक श्रद्धालुओं व पर्यटकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। कारोबारियों ने सरकार से बिजली, पानी के बिलों में राहत देने की मांग की है। बहरहाल अब भारत पाकिस्तान के तनाव खत्म होने के साथ यात्रा और व्यापार पर जल्द ही अच्छा फर्क देखने को मिल सकता है, लेकिन आने वाले मानसून भी यात्री की गति को धीमा करेंगे, जिसके चलते 4 धाम यात्रा से व्यापार में आने वाले समय पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इस वजह से भी व्यापारी सरकार से राहत को लेकर गुहार लगा रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। हम रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग गुलजारपुर व लोअर कोसी नदी के किनारे स्थित कार्बेट नेशनल पार्क के कई बेशकीमती पेड़, साल, सागौन व शीशम पेड़ वनाधिकारियों, कर्मचारियों और लकड़ी के ठेकेदारों की मिलीभगत से काटे जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि जो आरोप याचिकाकर्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र में लगाए गए हैं उस पर अगली तिथि तक रिपोर्ट पेश करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट जून माह के प्रथम सप्ताह की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता विमल सिंह निवासी पीपलसाना रामनगर ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि उनका ग्राम कार्बेट नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है, उनके खेत नेशनल पार्क से जुड़े हुए हैं, उनके वहां काफ़ी समय से खेतों के समीप स्थित बेशकीमती साल, सागौन और शीशम के पेड़ काटे जा रहे हैं और उनका अवैध रूप से पातन भी किया जा रहा है, जिसकी अनुमति न तो उनके द्वारा वन विभाग से ली गई है और न ही सरकार से। ये पेड़ किस आधार पर काटे जा रहे हैं, इनका कोई उत्तर विभाग नहीं दे रहा है। याचिका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पेड़ों को लेकर है। सागवान के और खैर के पेड़ गुलरबोज बीट रामनगर में वहाँ से 200-250 पेड़ 300 पेड़ जो है फ्रेश कट हुए हैं, जिसको लेके जनहित याचिका है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनके लिए लाइबल है, जवाबदेही है, जिसके लिए कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सरकार से कहा है कि इसका जवाब दाखिल करें और उसका टाइम दिया है जवाब दाखिल करने का। उनका ये कहना है कि पेड़ काटे गए हैं जिसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए, ये बिना किसी की नॉलेज के इल्लीगल काटे गए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और प्राइवेट लोगों ने आपस में मिलके ये सब काम चल रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी से अगली खबर है, जहां गौला पार्क के सुल्तानपुर से आए ग्रामीणों ने प्राधिकरण और प्रशासन पर उनके खिलाफ अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया। ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि उनकी 4 पीढ़ियां यहां रह रही हैं, लेकिन अब मिलने वाली सुविधाएं धीरे धीरे बंद हो रही हैं। उनका कहना है कि बिजली और पानी का कनेक्शन रोक दिया गया है और प्राधिकरण द्वारा उनके इलाके में कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्राधिकरण ने गौला पार्क के 6 गाँवों को अपने अधीन किया है, जहाँ केवल चालान काटने और राजस्व वसूलने का काम हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि या तो प्राधिकरण को इन गांवों से हटाया जाए या फिर यहां की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाए। गौलापार सुल्तान नगरी क्षेत्र के कुछ ग्रामीण आए थे, अभी हमारे से मिले हैं और उनके द्वारा कुछ अपने आधारभूत सुविधाओं को लेकर बात की गई है। ये जो स्थल है ये चूँकि पट्टे वाली ज़मीन पर है
और उनके और भी मसले हैं जो राजस्व विभाग और वन विभाग से संबंधित हैं। जहाँ तक प्राधिकरण का विषय है, प्राधिकरण निरंतर जो विकास कार्य हैं उसमें लगभग अभी तक 33 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृत कर चुका है। गोलापार क्षेत्र में भी जहाँ पर जैसी आवश्यकता होगी उसका परीक्षण किया जाएगा और आगे इनकी योजनाओं को सम्मिलित करने का प्रयास किया जाएगा। हमारी समस्या है वो विद्युतीकरण की है, क्योंकि नए कनेक्शन बंद दिए जा रहे हैं। देखिए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने विद्युतीकरण का राष्ट्रीयकरण किया, तो वो राष्ट्रीयकरण क्या एक मुखाल है या वो संविधान का उसको झुठलाने वाली बात है? हम कह रहे हैं कि जो किया गया है उसको पूर्ण रूप से सुचारू रूप से लागू होना चाहिए। जब आप एक ठेले वालों को दे सकते हैं, क्योंकि विद्युतीकरण के अंतर्गत राष्ट्रीयकरण हुआ है उसका, कोई भी व्यक्ति उससे कनेक्शन ले सकता है। अरे हम आए हैं, रोड नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं है, मालिकाना हक नहीं, 4 पीढ़ी हमारे हो गए, अब कब मिलेंगे हमको? कब मिलेंगे? हाँ, ससुर चले गए, अब हम रह गए, हमारे बच्चे हैं, हमारे नाती पोते हैं, 4 हो गए हैं पीढ़ी, अब अभी तक हमको सुविधा नहीं मिली है। खबर गदरपुर से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में चौमुख विकास कर रही है। विधायक शिव अरोड़ा ने आनंदखेड़ा ग्राम सभा में लगभग 2.5 किलोमीटर हॉट मिक्स रोड का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया है। दिनेशपुर जफरपुर रोड से लिंक मार्ग होते हुए आनंदखेड़ा, मकरनपुर, पिपलिया एवं मोहनपुर की सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं। आए दिन दुर्घटना होती रहती है। स्थानीय लोगों ने कई बार क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा से सड़क बनवाने को लेकर मांग की। विधायक द्वारा स्थानीय लोगों की मांग को गंभीरता से लेते हुए विधायक निधि से लगभग 24 लाख की लागत से बनने वाली 2.5 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन किया। विधायक ने बताया कि क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार है, काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। आनंदखेड़ा से लेके मकरंदपुर लोहे की पुलिया, ये 2.5 किलोमीटर की सड़क की दुर्दशा थी। उसके हॉट मिक्स सड़क का निर्माण का कार्य यहाँ आरंभ हो रहा है। स्वाभाविक रूप से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस सड़क की सुधारीकरण की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। पीडब्ल्यूडी को हमने प्रस्ताव दिया था और पीडब्ल्यूडी ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इस काम को आज काम आरंभ हो रहा है। स्वाभाविक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे जितनी भी मुख्य सड़कें हैं, उन सब मुख्य सड़कों के निर्माण कार्य को हम बहुत प्राथमिकता के आधार पर 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, रुद्रपुर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में ही 27 किलोमीटर की सड़कों का अब तक काम हम कर चुके हैं। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। बिमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? बिमल, बोलो जुबा केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हल्द्वानी में जिला प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण और चौराहे चौड़ीकरण के बाद हेड़खान से पनियाली रोड तक नहर और सड़क पर अतिक्रमण चिन्हित करना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने निरीक्षण में लगभग 1.5 किलोमीटर नहर और सड़क पर अतिक्रमण की कार्रवाई को चिन्हित करते हुए कई आवासीय एवं कमर्शियल बिल्डिंग द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होना पाया। एसडीएम ने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा इस मार्ग पर पक्के नाले का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए आवासीय क्षेत्र में जल भराव की समस्या से निजात मिल सके। लिहाजा प्रशासन ने अतिक्रमणकारी 16 बिल्डिंगों पर निशान लगाए हैं और जनता से अपील की है कि 1 सप्ताह के भीतर वह खुद अपना अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो प्रशासन सख्ती के साथ अतिक्रमण हटाएगा। चौपला चौराहे के आसपास बिटोरिया नाले का वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कि वन चौकी की तरफ से जो बरसात में नाला आता है, वो नाला आगे जाते हुए आपका चौपला चौराहे से आगे बढ़ता है, जहाँ पे कि कई व्यक्तियों के द्वारा सड़क की भूमि पे जो नाला प्रभावित होता था, उस सड़क की भूमि में अतिक्रमण करते हुए निर्माण किया गया, जिससे कि नाला वर्तमान में अवरुद्ध हो गया है। बरसात में निकासी ना होने के कारण जल भराव की स्थिति बन जाती है और कई आवासीय परिसर में जल भराव भी होता है। उसको रोकने की दृष्टि से सिंचाई विभाग के द्वारा पूरे नाले का निर्माण का
एक विस्तृत आंकड़न तैयार किया गया है। उस नाले के अंतर्गत जो भी अतिक्रमण आ रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, ताकि नाले को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए यूसीसी 2025 यूनिफॉर्म सिविल कोड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। यूनियन ऑफ इंडिया ने काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी और देहरादून निवासी एलमासुद्दीन सिद्दीकी ने यूसीसी के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी है। नेगी ने लिव इन रिलेशनशिप और धार्मिक समुदायों की वैवाहिक पद्धतियों की अनदेखी पर सवाल उठाए हैं, जबकि सिद्दीकी ने अल्पसंख्यकों के रीति रिवाजों की अनदेखी का विरोध किया है। हमने माननीय न्यायालय से ये कहा कि मतलब 27 जनवरी से ये लागू हो चुका है यूसीसी, और 12 फरवरी को पहली डेट हुई थी, जो पहली हियरिंग हुई थी, और तब से अभी तक सारे काउंटर्स आए नहीं। हालांकि जो उत्तराखंड स्टेट है, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उन्होंने सारे काउंटर्स फाइल कर दिए हैं। तो यूनियन ऑफ इंडिया ने टाइम मांगा है 3 हफ्ते का काउंटर फाइल करने के लिए। तो जब यूनियन ऑफ इंडिया का काउंटर आएगा तो उसके बाद जो पिटिशनर्स हैं वो भी अपने रिजॉइंडर्स फाइल करेंगे। तो उसके बाद संभवतया जो 14 जुलाई की डेट लगी है उस दिन शायद आर्ग्यूमेंट्स के लिए केस टेकअप ऑनरेबल कोर्ट करेगा। खबर रुड़की से है, जहां विजिलेंस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अपर तहसीलदार की पेशकार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। महिला अधिवक्ता ने पेशकार द्वारा किसी काम के लिए पैसे की मांग की सूचना विजिलेंस को दी गई, जिसके बाद टीम ने तुरंत कार्रवाई की। पेशकार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस की कार्रवाई अभी भी जारी है और मामले की जांच भी जारी है। सोलहवें वित्त आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आई है। सोमवार को आयोग की टीम ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की। वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने आयोग के दौरे के दौरान राज्य की आर्थिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। अध्यक्ष पनगड़िया ने बताया कि आयोग संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के तहत निकायों और पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमालयी राज्यों की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पहले के वित्तीय आयोगों में इन्हें विशेष सहायता दी गई थी, लेकिन वर्तमान आयोग की स्थिति पर अभी कुछ नहीं कह सकते। तो इसमें घाटा वाला इशू नहीं है, इसमें इशू दूसरा है कि पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन बदलता रहता है ओवर टाइम। तो इसमें हुआ ये है कि जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट जिनकी पर कैपिटा इनकम्स हाई हैं, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी स्लो डाउन हो चुकी थी। तो पिछले कई सालों में जो है उनकी पॉपुलेशन या तो ग्रो नहीं कर रही है, कम हो गई है, या काफ़ी कम ग्रो करी है उन राज्यों के मुकाबले में जहां पर कैपिटा इनकम लोअर है। रुक करेंगे अगली खबर का। नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने नैनीताल से दूरस्थ क्षेत्रों में जोड़ने वाली मंगोली खमारी थापाल जलाल गांव और रोखड़ की क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग के सतह सुधारीकरण कार्यों का शिलान्यास किया। संजय, आपको बता दें, सांसद अजय भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली मोटर मार्ग मंगोली खमारी थापला जलाल गांव रोखड़ के लिए प्रदेश सरकार ने 456 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं, जिस पर तेजी से काम हो रहा है। सड़क सुधारीकरण के बाद अब इन गांव के लोगों को खराब और क्षतिग्रस्त सड़क पर घंटों पैदल चलकर मार्ग तक नहीं आना पड़ेगा। हमारे लगभग दर्जन भर गांव और तोपों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। ये जो सड़क बनी है दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक दुख दर्द था, जो बहुत बड़ा इंटीरियर्स में कैसे सड़कें जाएंगी, उसका निराकरण हुआ। और आज जब इसका सुधारीकरण हो रहा है तब भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। 456 लाख रुपए आज इसके लिए स्वीकृत हुआ है और बहुत तेजी से काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब लोगों ने, हमारी विधायक जी ने, हमने बेताल घाट में जो घोषणाएं करवाई थी उसी के अनुरूप आज सारी घोषणाएं फलित हो रही हैं। तो इस तरह से जो गांवों की समस्याएं हैं, चाहे पेयजल की हो, कनेक्टिविटी हो, सड़कों की हो, टावर्स की हो, जगह जगह गाँव में टावर्स भी हम लोगों ने इस समय लगाए हैं, जिससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत फायदे हो रहे हैं।
दर्जन भर सड़कों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं करी थी बेताल घाट में, आज उनका परिणाम दिखने लग गया है।